हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 9वीं के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है मंत्र। दोस्तों, ये प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। इस कहानी को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा सारांश जान जाते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद्र जी दो वर्गों की कहानी व्यक्त कर रहे हैं। ये दो वर्ग है, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, दीन सबल का, या यूँ कहे कि सभ्य असभ्य का। मोटे तौर पर हम देखें तो ये कहानी मनुष्य और सांप के दो वर्गों की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने से पहले इनके कुछ पात्र हैं, उनके बारे में जान जाएं। डॉक्टर चड्ढा इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और बूढ़ा भगत भी इस कहानी का मुख्य पात्र है। कैलाश है, मृणालिनी है और बूढ़े भगत की एक पत्नी है जिसका बुढ़िया के नाम से संबोधन किया गया है और डॉक्टर चड्ढा की पत्नी है एवं अन्य पात्र हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र कह रहे हैं कि संध्या का समय था, यानी कि शाम का समय हो चुका था और डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए, एक खेल है गोल्फ, उसे खेलने के लिए तैयार हो रहे थे और उनकी जो मोटर कार थी वो सामने, घर के सामने खड़ी थी। तभी दो कहार आते हैं एक डोली लिए और उसके पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकता हुआ उनके औषधालय के सामने आकर रुक जाता है। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीक से झाँका। चीक का अर्थ होता है बांस की तीलियों से बना हुआ झीना पर्दा जिसे आर पार दिखाई देता हो। जैसे द्वार पर पर्दा लगाया जाता है उसी प्रकार ये बांस से बने हुए पर्दे लगाए जाते हैं। तो बूढ़ा वहाँ पर आकर द्वार पे पड़ी हुई जो चीक होता है उसके अंदर झांकता है। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे, और बूढ़े के अंदर ऐसी साफ सुथरी जमीन पर जब पैर रख रहा था तब उसे भय हो रहा था कि कहीं कोई आकर घुड़क न बैठे, यानी कि कहीं कोई आकर मुझे डांटे न। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर कुछ भी कहने का साहस न हुआ, और डॉक्टर साहब को वो देखता है कि मेज के सामने खड़े हैं, फिर भी उसके अंदर इतना साहस नहीं हुआ कि वो डॉक्टर साहब को आवाज़ दे। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरजकर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से। अब देखिए, डॉक्टर साहब देखते हैं कि कोई मुझे देख रहा है तो वही अंदर से गरज कर कहते हैं कि कौन है, क्या चाहता है? तो बूढ़ा हाथ जोड़कर हुजूर कहता है। हुजूर एक संबोधन का शब्द है, वो आदर्श सूचक शब्द माना जाता है। तो ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से। अभी इतना ही कहा रहता है कि डॉक्टर साहब आगे बोलते हैं। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। अभी डॉक्टर साहब बोलते हैं, जब वो बोलता है बूढ़ा व्यक्ति उसकी बात को काट देते हैं और बोलते हैं कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। बूढ़ा अपना सर जमीन पर रख देता है और घुटना टेक देता है और बोलता है कि दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। अभी इतना ही बोला रहता है, तभी डॉक्टर साहब उसका फिर से बात काट देते हैं और आगे बोलते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली, केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। डॉक्टर साहब उसके बात को काट देते हैं और अपने कलाई पर नज़र डालते हैं और टाइम देखते हैं तो 10 मिनट बचा रहता है और कहते हैं कि तुम कल सवेरे आओ, और उसी समय गोल्फ स्टिक को खूंटी से उतारते हैं।
बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। अब देखिए बूढ़ा पगड़ी अपना सर से उतार कर और उनके चौखट पर रख देता है और रोकर बोलने लगता है कि हुजूर बस एक निगाह देख ले, यानी कि बस एक बार देख ले, बस एक बार देख ले, लड़का हाथ से चला जाएगा, यानी कि लड़का मर जाएगा। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे, सरकार आपकी बढ़ती होए दीनबंधु। अब आगे बूढ़ा बोलता है कि 7 लड़कों में से यही एक लड़का बचा है, यानी कि उसके 6 बच्चे मर चुके हैं, बस ये 7वां बच्चा है जो बचा है। और आगे बोलते हैं कि हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी एक पत्नी है, उसके बारे में बताता है कि हम दोनों रो रो कर इसके वियोग में मर जाएंगे। और आगे कहता है कि आपकी बढ़ती हो दीन बंधु। दीन बंधु का अर्थ होता है कि जो दीन दुखियों की सेवा करता है, दीन दुखियों का सहयोग करता है, उसे दीन बंधु कहते हैं। तो वो उनको कहता है कि हे सरकार आपकी बढ़ती हुई दीन बंधु, यानी कि आप दीन दुखियों की मदद करने वाले हैं। ऐसे उज्जट देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। अब डॉक्टर साहब मन में सोच रहे हैं कि ऐसे उज्जट देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे, मतलब डॉक्टर साहब के यहाँ हमेशा ऐसे उज्जड़ अर्थात गंवार असभ्य कहते हैं। देहाती का अर्थ होता है गांव या ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें देहाती कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब के यहाँ ऐसे उज्जड़ और देहाती व्यक्ति प्रायः आया करते हैं, यानी कि अक्सर आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे और उनके हाव भाव से, उनके स्वभाव से खूब परिचित थे डॉक्टर साहब। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। और कोई उनको कितना भी कुछ कहता था फिर भी वो अपनी ही बातें करते जाएंगे, अपनी ही बात मनवाते हैं। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले, और धीरे से चीख उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं और अपनी मोटर की तरफ चल पड़ते हैं। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। अब देखिए बूढ़ा जो है, जब डॉक्टर साहब चीख उठाकर बाहर निकल जाते हैं, मोटर कार की तरफ बढ़ते हैं, तो बूढ़ा उनके पीछे दौड़ता है और कहता है सरकार बड़ा धर्म होगा, यानी कि सरकार यदि आप मेरे बच्चे को देख लेते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए। उनसे दया की भीख मांगता है और कहता है कि बड़ा दीन दुखी हूँ, यानी कि वो बहुत ही गरीब है, बहुत ही असहाय है, संसार में कोई नहीं है। और बोलता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है बाबूजी, और बाबूजी के नाम से उन्हें संबोधित करता है। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। इतना सारा बात बूढ़ा कहता है, फिर भी डॉक्टर साहब का हृदय नहीं पिघलता है और उसके तरफ से मुंह फेर लेते हैं और बोलते हैं, मोटर कार पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि कल सवेरे आना। फिर वही रट लगा रहे हैं कि तुम कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। देखिए बूढ़ा, मोटर कार जब चली जाती है तब भी बूढ़ा वहाँ मूर्ति की भांति कई मिनट तक निश्चल खड़ा रहता है और वो देखता रहता है उधर जिधर गाड़ी मोटर कार जा रही होती है, और फिर सोचता है कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के लिए, यानी अपने मन को प्रसन्न करने या बहलाने के लिए दूसरों की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। और शायद उसे अब भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी लोग इस संसार में हैं। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। और इसे, बूढ़े व्यक्ति को इस सभ्य संसार में इतने निर्मम व्यक्ति, यानी कि निष्ठुर व्यक्ति
या यूँ कहें कि कठोरतापूर्वक किसी की जान की परवाह न करने वाले व्यक्ति भी हैं, उसे ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं था और अब तक भी न हो रहा था। उसे विश्वास न हो रहा था कि आज इंसान ऐसे हो गए हैं, यानी कि इस संसार में आज भी ऐसे मनुष्य हैं जो किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं अपने आमोद प्रमोद के आगे। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी की छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। वो उन पुराने ज़माने के लोगों में से था जो किसी के घर लगी हुई आग को बुझाने में या मुर्दे को कंधा देने में और किसी के छप्पर को उठाने में और किसी के कलह को यानी लड़ाई झगड़ा को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे, यानी सदा हमेशा तैयार रहते थे। वो उन जीवों में था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा, और जब तक बूढ़े को वह मोटर कार दिखाई दी तब तक उसे देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। देखो, बूढ़े व्यक्ति को डॉक्टर साहब पे अब भी विश्वास था कि शायद डॉक्टर साहब का हृदय बदल जाए, हृदय परिवर्तित हो जाए और वो फिर से लौट के आ जाए। उसको ये आशा बंधी थी। किंतु जब डॉक्टर साहब न आए तब वो कहारों से कहता है कि डोली उठाए। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था और डोली जिधर से लेकर आया गया था उधर ही डोली को फिर से वापस लेकर चला गया और चारों ओर से वो निराश हो गया था। तब वो डॉक्टर साहब के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किस्मत ठोक ली। अब देखिए, वो डॉक्टर साहब की बहुत तारीफ़ सुनी थी, इसी कारण वो डॉक्टर साहब के पास लेकर आया था और यहाँ से भी वो निराश हो गया। उसके बाद वो फिर किसी के पास नहीं गया, अपनी किस्मत ठोक ली, यानी कि अपने किस्मत पर छोड़ दिया। जो होगा वो किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया और उसी रात को उसका 7 साल का जो बालक है वो इस संसार को छोड़कर चला गया। अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार को छोड़कर चला गया, यानी कि मर गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुँह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी और बूढ़े माँ बाप का जीवन का यही एक आधार था, यानी कि यही एक सहारा था और इसी का मुंह देखकर वो सब जीते थे। और इस दीपक के बुझते ही उसकी अंधेरी रात भाए भाए करने लगी, यानी कि जिस प्रकार अंधेरी कालिमा रात होती है उसी प्रकार इनकी जीवन की रात भी अंधेरी होने लगी, यानी कि उनका जीवन भी इसी काली रात की तरह अंधेरा दिखने लगा और भी भयानक दिखने लगा। बूढ़े की विशाल ममता टूटते हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्तनाद से रोने लगी और बूढ़े माँ बाप के जो ममता थी वो उस हृदय से निकलकर इस अंधकार में विलीन हो गई और वो भी रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। कई साल इस घटना को हुए, कई साल गुजर जाता है और डॉक्टर चड्ढा खूब धन कमाते हैं और खूब यश भी कमाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे अपनी स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक उनके लिए असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। अब देखिए, ये उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था, यानी कि ये उनके नियमित जीवन का एक दिनचर्या थी और वो 50 वर्ष की अवस्था में भी युवकों की भांति लगते थे, यानी कि वो
एकदम युवा अवस्था में लगते थे, ऐसा लगता था। उनके हर एक काम का समय नियत था और उनके हर काम का समय निर्धारित था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे और इस नियम से वो थोड़ा भी तनिक भी अड़िग न होते थे, तनिक भी हटते न थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इन सब नियमों का पालन तब करते हैं जब वो रोगग्रस्त हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे और डॉक्टर चड्ढा उपचार का भी नियम समझते थे और संयम कैसे रखना है ये भी समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, और इनकी जो संतान संख्या थी यानी कि इनके जो बच्चे थे इसी नियम के अधीन थे और उस नियम के अनुसार इनके 2 ही केवल बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी और इनका बस एक लड़का और लड़की थे और कोई तीसरी संतान न हुई। इस कारण इनकी जो पत्नी थी श्रीमती चड्ढा वो भी अभी जवान मालूम होती थी, यानी कि वो भी एक युवती के भांति दिखाई पड़ती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था और उनकी जो लड़की थी उसका विवाह हो चुका था और जो लड़का था वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो लड़का था वो कॉलेज में पढ़ रहा था और वही इन दोनों के जीवन का आधार भी था और बड़ा ही शीलवान व्यक्ति था वो, और विनय का भी पुतला था, यानी कि विनम्रता थी उसमें, और बड़ा ही रसिक लड़का था, यानी कि आमोद प्रमोद में रुचि रखता था और बड़ा ही उदार लड़का था। और विद्यालय का गौरव, यानी कि विद्यालय में उसके रहने से विद्यालय भी गौरवान्वित होता था। युवक समाज का शोभा था और उसके मुखमंडल पर तेज की छटा निकलती थी, यानी कि उसके मुखमंडल से तेज की छटा हमेशा निकलती थी। उसका मुखमंडल ओजशील दिखाई पड़ता था और उसकी 20वीं सालगिरह थी, यानी कि उसका जन्म दिवस था, 20वां जन्मदिवस मनाने वाला था। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। देखिए अब बोल रहा है कवि कि संध्या का समय था, समय सायंकाल का समय था और हरी हरी घास पर कुर्सियां भी बिछाई गई थी और शहर के जितने भी रईस नामी व्यक्ति थे वे भी आए थे और कॉलेज के दूसरे छात्र भी आए थे और वे सभी भोजन कर रहे थे और बिजली के प्रकाश से सारा वहाँ का जो जगह था वो जगमगा रहा था, सब जगह प्रकाशित हो रहा था और आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। आमोद प्रमोद अर्थात मनुष्य को प्रसन्न करने या बहलाने के लिए जितने भी सामान होते हैं, मनोरंजन करने के लिए जितने भी सामान होते हैं वो सभी वहाँ पर विद्यमान था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था और छोटा सा प्रहसन का अर्थ है यहाँ पर छोटा सा चुटकुला या कहानी या कोई गेम खेलना, तो ये इसकी तैयारी थी और कैलाश नाथ ने इस प्रहसन को स्वयं लिखा था और वही मुख्य एक्टर भी था और इस प्रहसन का इस जो वो करने वाला था उसका मुख्य एक्टर भी वही था, यानी कि मुख्य नायक भी वही था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवाभगत में लगा हुआ था और उस समय वो एक रेशमी कमीज पहने हुए था और सिर पर भी कुछ नहीं रखा था और पाँव में भी कुछ भी पहना नहीं था। वो मित्रों की आवाभगत में लगा था, यानी कि मित्रों की सेवा में लगा था
और इधर से उधर भाग रहा था। कोई पुकारता कैलाश इधर, जरा इधर तो आना। कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे। कोई उसको कहीं पुकारता तो कोई उसे कहीं पुकारता। कोई बुलाता कि कैलाश इधर आओ और कोई बुलाता कि कैलाश उधर आओ। सभी उसे छेड़ते, चुगली करते और सभी उसको छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, यानी कि उससे मस्ती कर रहे थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवसर न मिलता था। सहसा एक रमणीय ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। अब देखिए, सभी उसके साथ चुगली कर रहे थे। उसी समय उसको एक युवती मिलती है और उससे पहले उसे सांस तक लेने की समय नहीं मिल रहा था, तभी एक युवती मिल जाती है और उसके पास आकर कहती है, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे भी दिखाओ। वो सांप को देखने की इच्छा प्रकट करती है। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। कैलाश उससे हाथ मिलाता है और उसका नाम मृणालिनी रहता है। कहता है कि इस वक्त क्षमा करो, कल मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, नहीं जी नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। देखिए, मृणालिनी कहती है, आग्रह करती है, उसे निवेदन करती है कि जी नहीं, तुम रोज कहते हो कि कल कल दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा, किंतु मैं आज ही देखूंगी। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षण करता रहता था। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मृणालिनी और कैलाश दोनों ही सहपाठी थे, अर्थात एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे, यानी कि एक दूसरे से वे प्रेम भी करते थे। कैलाश को सांपों को पालने और खिलाने, नचाने का बड़ा ही शौक था और वे तरह तरह के सांप को भी पाल रखे थे और उनके स्वभाव का, उनके चरित्र का वो परीक्षण करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। और इसमें बताया जा रहा है कि थोड़े ही दिन हुए सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था, यानी कि सांपों पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया था कैलाश ने और सांपों को नचाकर भी दिखाया था। जो प्राणी शास्त्र के विद्वान थे, पंडित थे या प्रोफेसर थे, वो कैलाश नाथ के इस व्याख्यान को सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था और ये जो विद्या थी वो उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखा था और सांपों की जड़ी बूटियों को रखना, जमा करके रखना उसे एक बड़ा ही मर्ज था, यानी कि उसकी आदत थी या कहे कि लत थी। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। बस उसे पता भर चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है या कोई अच्छी चीज़ है, फिर उसे पाने के लिए वो बेचैन हो जाता था, उसे चैन नहीं आता था। बस उसे यही एक बुरी आदत थी, यानी कि यही एक व्यसन थी। व्यसन का अर्थ है बुरी आदत या लत कहें। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी और इस पर कई हजार रुपए वो फूंक चुका था इस आदत के लिए। और मृणालिनी कई बार वहाँ पर आ चुकी थी और कभी भी सांप देखने के लिए इतनी उत्सुक न थी जितनी कि आज वो इस सांपों को देखने के लिए उत्सुक थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी और ये कहा नहीं जा सकता था क्योंकि आज उसकी उत्सुकता इतनी तीव्र गति से हो गई थी कि वो आज रुक नहीं सकती थी। या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी
भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न था। उस वक्त जितनी उत्सुक थी मृणालिनी, उससे लग रहा था कि कहीं वो कैलाश पर अपना अधिकार तो प्रदर्शन नहीं करना चाहती है, पर उसका जो आग्रह था वो बेमौका था, क्योंकि उस वक्त उस कोठरी में इतनी भीड़ लग जाती और पहले से ही इतनी भीड़ थी। उसे देखकर सांप कितने चौंकेंगे, कितने उछलेंगे, इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। यही कैलाश सोच रहा था। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो न सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। कैलाश कहता है कि नहीं, कल दिखा दूंगा तुमको, इस वक्त अच्छी तरह से मैं नहीं दिखा पाऊंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं है, यानी कि कमरे में एक तिल रखने की भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी कमरे में जगह नहीं है। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते हैं। तभी उसका एक मित्र रहता है, वो उसे परेशान करता है और कहता है, बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि दिखा क्यों नहीं देते हो तुम? जरा सी बात के लिए इतनी टाल मटोल कर रहे हो, इतना बात को हटा रहे हो, बात नहीं मान रहे हो। अगर मिस गोविंद रहती, तुम्हारी पत्नी रहती, तो बिल्कुल ही नहीं मानती। देखे कैसे नहीं दिखाते हैं, और देखते हैं कि ये कैसे नहीं दिखाते हैं। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी तो आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ जाती। और कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है और बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि अगर मिस गोविंद इतनी भोली न होती, यानी कि मृणालिनी इतनी भोली न होती तो आप इतना मिजाज न करते। दूसरी अगर कोई सुंदरी होती, यानी कि दूसरी कोई युवती होती, तो इस बात पर आप पर बिगड़ जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है? इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी ने के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सोहदे उसे रंग चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत करूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा देखना नहीं चाहती, चलो छुट्टी हुई। और तीसरा व्यक्ति फिर उसका और मजाक उड़ाता है और उसे छेड़कर बोलता है कि भला कोई इस बात को इतना बढ़ाता है, इस बात पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है, यानी कि कहता है कि तुम कहते हो कि मृणालिनी के लिए तो जान भी हाजिर है, और इस सांप को दिखाने में तुम इतना हिचकिचा रहे हो। जब मृणालिनी देखती है कि ये सोहदे का अर्थ होता है लंपट, बदमाश, लुच्चा या कोई व्यभिचारी, तो यहाँ पर मित्रों के लिए उपयुक्त हो रहा है। तो इसके लिए कहेंगे कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो कहेंगे कि लंपट बोल सकते हैं या लुच्चा बोल सकते हैं मित्रों के लिए। तो बोलते हैं सब कि तुम मृणालिनी को क्यों नहीं दिखा देते हो, इतनी वकालत क्यों करा रहे हो? तो मृणालिनी देखती है कि जब इतना बढ़ा चढ़ा कर ये सब बोल रहे हैं, तो वो समझ जाती है कि ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो कहती कि मेरी वकालत न करें, मैं अपनी वकालत कर लूँगी, और इस वक्त सांपों का तमाशा मुझे नहीं देखना है, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। और इस पर जब मृणालिनी बोलती है तो इस बात पर एक मित्र और कहता है और हंसता है, बोलता है कि देखना तो सब चाहते हैं, पर कोई दिखाए भी तो, यानी कि हम सभी देखना चाहते हैं, कैलाश दिखाए तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में बुरा लगा है। कैलाश जब मृणालिनी की सूरत देखता है तब उसे मालूम होता है कि लगता है कि इस वक्त मैं इनकार कर रहा हूँ, तो वास्तव में उसे बहुत बुरा लग रहा है। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे में ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। और ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त होता है
प्रीति भोज का अर्थ होता है किसी मांगलिक या सुखद अवसर पर बंधु बांधवों या इष्ट को अपने मित्रों को बुलाकर कराए जाने वाला जो भोजन होता है उसे ही हम प्रीति भोज कहते हैं। तो जब प्रीति भोज समाप्त हो जाता है और गाना शुरू होता है तो मृणालिनी और अपने अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के पास ले जाता है, सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू कर देता है। महुअर एक प्रकार का जैसे धुन बजाया जाता है महुअर से, जिससे सांपों को नचाया जाता है। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांपों को निकालने लगा। फिर एक एक खाने को खोलकर और एक एक सांप को निकालकर दिखाने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। और ऐसे दृश्य को देखकर दोस्तों को लग रहा था कि कैलाश की सारी बातों को, उसके मन के भावों को वो सभी सांप जो थे वो समझ रहे हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो। और कैलाश किसी को गर्दन में अपने डाल लेता है, किसी को हाथ में उठा लेता है, किसी को लपेट लेता है। जब मृणालिनी इस दृश्य को देखती है तो उसे डर लगने लगता है और बार बार वो मना करती है कि इसे गर्दन में न डालो, दूर से ही तुम दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लपेटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे। देखिए, कैलाश की गर्दन में जब सांप लिपट रहे थे उसे देखकर मृणालिनी की जान निकल जा रही थी और वो पछता रही थी कि मैंने इन्हें व्यर्थ में ही इन सांपों को दिखाने के लिए कहा। मगर कैलाश मृणालिनी की एक भी बात नहीं सुन रहा था और प्रेमिका के सम्मुख यानी कि प्रेमिका के सामने अपनी सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वो और भी उतावला हो रहा था। तभी एक मित्र टीका करता है कि इसने दांत तोड़ दिए होंगे सांपों के। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। कैलाश अपने मित्रों की बात सुनकर हंसता है और बोलता है कि दांत तोड़ डालना तो मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं टूटे हैं, कहिए तो मैं इसे दिखा भी सकता हूँ। और एक काले सांप को वो पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे पास इससे जहरीला कोई दूसरा सांप नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाएगा, लहर भी न आए, इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूँ। और बोलता है कि अगर ये सांप किसी को काट ले तो वो आनन फानन में यानी कि तुरंत मर जाएगा और इसका लहर भी न आता है, इसके काटने का कोई मंत्र भी नहीं है। और फिर पूछता है कि कहिए तो मैं इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। मृणालिनी आग्रह करती है कि नहीं कैलाश, तुम इसे पकड़ो नहीं, इसे तुम छोड़ दो और मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। और एक मित्र बोलता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन यदि तुम कह रहे हो तो मैं इस बात को मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आँखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। कैलाश कहता है कि नहीं, आप इसे आँखों देखेंगे तब मानिए, ऐसे तो वश में मैं नहीं करता, अगर ऐसे किया तो मैं क्या किया, कुछ भी नहीं किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुँचेगी
तो वह उसे हरगिज न काटेगा। अब देखिए वो कह रहा है कि सांप बहुत समझदार प्राणी होते हैं। अगर उसे किसी व्यक्ति पर विश्वास हो जाए कि ये मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, इससे मुझे कोई हानि नहीं है, तो वो सांप उसे कभी नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। अब देखिए मृणालिनी जब देखती है कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, यानी कि उसकी उत्सुकता, उसकी जिज्ञासा सांपों को दिखाने में और भी बढ़ रही है, तो वो इस तमाशे को न करने के विचार से कहती है कि अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, मैं भी कुछ गाना सुनाऊंगी, देखो गाना शुरू होने वाला है। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। और ये कहकर उसने कैलाश के कंधे पर अपने हाथ को रखा और इस कमरे से निकल जाने के लिए इशारा किया। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। मगर कैलाश उन लोगों की जो शंका थी उसका समाधान करना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नस तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था और सांप का उसने गर्दन जोर से पकड़ा और उसकी गर्दन जोर से दबाकर उसकी मुंह खोलना चाहिए, परंतु उसका सांप का मुख पूरा लाल हो गया और उसकी जितनी भी नसें थी वो सभी तन गई। और उसके हाथ से ऐसा व्यवहार कभी सांप ने न देखा था। उसकी समझ में न आता कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि सांप को समझ में नहीं आ रहा था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं, और शायद उसे भ्रम हो गया था कि ये शायद मुझे मार डालना चाहते हैं, इसीलिए वो सांप अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब तेज दबाकर उसका मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत को दिखाने लगा और कहा कि जिन सज्जनों को, जिन व्यक्तियों को, जिन महाशय को इसके बारे में शक था कि मैंने दांत तोड़ दिए हैं, वो आकर इसे ध्यान से देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए और कहता है कि अब तुम लोगों को विश्वास हुआ। जो मित्रगण थे वे आकर उस सांप के दांत देखे और चकित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान कहाँ? और प्रत्यक्ष प्रमाण उनके सामने था तो वहाँ पर जो उन लोगों के अंदर संदेह विद्यमान था, वो समाप्त हो गया। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। अब मित्रों का शंका समाधान कर दिया तो सोचा कि सांप को मैं अब नीचे रख दूं, तो ज्यों ही उसका गर्दन ढीला किया और उसको नीचे रखना चाहा, वह काला जो गेहुअन था वो बहुत क्रोधित हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। जब उसकी गर्दन ढीली पड़ी तब सांप अपनी गर्दन उठाया और कैलाश की उंगली में डंक मार के वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष रफू हो जाता। अब देखिए जब कैलाश की उंगली में सर्प काट लेता है तब उसकी उंगली से टप टप खून टपकने लगता है और वो अपनी उंगली जोर से दबाकर अपने कमरे की तरफ भागता है। वहाँ पर मेज में एक वो जड़ी रखा हुआ है, उसे पीस कर अगर वो लगा देता तो उसके जो घातक विष है
वो रफू चक्कर हो जाता, यानी कि घातक विष का असर समाप्त हो जाता। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। देखिए मित्रों में हलचल बढ़ गई। जब सांप ने कैलाश को काट लिया तब मित्रों में बहुत हलचल मच गई और बाहर महफिल में भी ये खबर पहुंच गई। डॉक्टर साहब जब जाने तो घबराकर दौड़े और फौरन उंगली को जड़ से कसकर बांध दी और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे और डॉक्टर साहब जो थे वो जड़ी पे विश्वास नहीं रखते थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। अब देखिए डॉक्टर साहब तो पहले से जड़ी पर विश्वास नहीं रखते थे, वो उंगली को जड़ से काट देना चाहते थे नस्तर लगा के। नस्तर का अर्थ होता है चीड़ फाड़ करने वाला चाकू। तो वो नस्तर से उस कैलाश का जो सर डसा था उंगली उसको काट देना चाहते थे और कैलाश जो था उसको अपने जड़ी पर पूरा विश्वास था कि इससे जहर का असर खत्म हो जाएगा। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी, यानी गाना गाने की तैयारी कर रही थी। तभी ये खबर सुनती है तो दौड़कर कैलाश के पास आती है और कैलाश की जो कटी हुई उंगली है उससे खून टपक रहा था, उसे रुमाल से पोंछने लगती है। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा और जड़ी को पीसी जाने लगी। उसी समय कैलाश की आंखें झपकने लगी और होठों पर पीलापन पड़ गया, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। और वो खड़ा भी न रह सका, फर्श पर वो बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। सारे मेहमान कमरे में आकर जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इतने में जड़ी भी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई और मृणालिनी उस जड़ी को उसकी उंगली पर लेप किया और 1 मिनट बीता ही नहीं तभी कैलाश की आंखें भी बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झेलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। वो जब उसकी आंखें बंद हो गई तब वह अपने हाथों से पंखा झेलने का इशारा करता है। माँ तभी दौड़कर उसके सिर को अपने गोद में रख लेती है और बिजली का जो टेबल फैन है, जो टेबल पंखा है, उसे लगा दिया जाता है। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल न सका। डॉक्टर साहब कैलाश से झुककर पूछते हैं कि कैलाश अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कैलाश धीरे से हाथ उठा देता है मगर कुछ बोल नहीं पाता है। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा न होगा। अब देखिए कैलाश जो है वो तो बेहोश पड़ा है और मृणालिनी करुण स्वर में कह रही है, क्या जड़ी बूटी का कोई असर न होगा? डॉक्टर साहब उसकी बातों को सुनकर अपना सिर पकड़कर कहते हैं, क्या बताऊं मैं इसकी बातों में आ गया, नहीं तो अब तक मैं इसकी उंगली काट देता तो कुछ फ़ायदा हो जाता, किंतु अब उंगली काटने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई थी, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। आधा घंटे तक यही हालत रहा कैलाश का और कैलाश का प्रतिक्षण हालत बिगड़ता जा रहा था।
यानी कि हर मिनट बाद उसका हालत और भी ख़राब होता जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी आँखों से भी कुछ दिखाई न दे रहा था, आँखें भी बंद हो गई थी और उसके जो हाथ पाँव थे वो भी धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे। और उसकी जो मुख की जो कांति थी, यानी कि मुख का जो शोभा था, वो भी धीरे धीरे मलिन पड़ रहा था, नीला पड़ रहा था। और उसकी जो नाड़ी थी उसका भी पता नहीं चल रहा था, वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा था। यानी कि यूँ कहे कि जो मौत के जितने भी लक्षण दिखाई देते हैं वो सभी उसमें दिखाई देने लगे थे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी और सारे घर में कोहराम मच गया था। मृणालिनी एक ओर सिर पीट कर रो रही थी और उसकी माँ एक ओर अपना सिर धुन कर रो रही थी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन में मार लेते। और डॉक्टर चड्ढा को उनके मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो अपने ही चाकू से अपने गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। तभी उसमें एक महाशय थे, वो बोलते हैं कि अगर कोई मंत्र झाड़ने वाला मिल जाता तो शायद ये संभव हो जाता, शायद कैलाश की जान बच जाती। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। अब देखिए, वहाँ पर एक मुसलमान सज्जन रहते हैं, उनके बातों का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें भी जिंदा हो जाती हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। बाकमाल का अर्थ होता है गुणवान, हुनरमंद या किसी काम या हुनर में बहुत बड़ी महारत हासिल रखने वाला, यानी महारत रखने वाला। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। डॉक्टर चड्ढा फिर बोलते हैं कि मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि मैं इसकी बातों में आ गया, नहीं तो अभी तक मैं इसकी उंगली काट देता तो यह नौबत ही नहीं आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूँक करने वालों को ही बुलाइए। अब देखिए, डॉक्टर साहब बाद में बोलते हैं कि बार बार मैं इसे समझाता रहा कि तुम सांप न पालो, मगर ये मेरा सुनता ही नहीं था। अब फिर हार पाँच के बोलते हैं कि बुलाइए, अब किसी झाड़ फूँक करने वालों को ही बुलाइए। मेरा सब कुछ ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। फिर डॉक्टर चड्ढा बोलते हैं कि मेरी सारी जायदाद मैं उसके पैरों पर रख दूंगा और लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरे कैलाश को, मेरे प्यारे पुत्र को कोई उठा दे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। एक महाशय आते हैं, वो बताते हैं किसी झाड़ फूँक करने वालों को, और उस झाड़ फूँक करने वालों को बुलाया जाता है। और जब वो आता है तो कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र पढ़ने की भी हिम्मत न होती है और वो बोलता है कि अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह न होना था हो चुका। देखिए, जो मंत्र चलाने वाला था, झाड़ने वाला आया था, वो बोल रहा था कि अब क्या हो सकता है, जो कुछ होना था वो तो हो चुका। उस पर एक व्यक्ति व्यंग करता है और कहता है कि अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह हो चुका, जो होना था वह कहाँ हुआ। और फिर कहता है कि जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ, माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। आगे कहता है कि माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, यानी कि माँ बाप ने बेटे को दूल्हा बनते हुए कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा
और मृणालिनी और कैलाश एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो क्या मृणालिनी और कैलाश एक दूसरे के प्रति जो स्वप्न देखते थे, जो उन दोनों के प्रति जो पुष्प उनके मन में जो पुष्प खिल रहे थे, वो क्या रंजित हो उठे? यानी कि क्या रंजित का अर्थ होता है रंगा हुआ या प्रसन्न, क्या वो प्रसन्न हो उठे? मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? और उनके मन में जो स्वप्न देख रहे थे एक दूसरे के प्रति, वो क्या उनके जीवन में आनंद का स्रोत बना है अभी तक? क्या वो सब स्वप्न पूरे हो गए हैं? जीवन के नित्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद प्रमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो न होना था वह हो चुका। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या जो कैलाश और मृणालिनी ने एक दूसरे के प्रति स्वप्न देखा था, वो पूरे हो गए? वो तो सागर में डूब चुके हैं। जो आमोद प्रमोद के स्वप्न थे, वो सब नौका जैसे जलमग्न हो जाती है, जल में डूब जाती है, उसी प्रकार इनके जो स्वप्न थे वो भी डूब गए हैं। जो कुछ न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि वही मैदान हरा भरा था जैसे पहले था, वही सुनहरी चांदनी थी और वही सुनहरी चांदनी थी जैसे पहले था। निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। निःशब्द का अर्थ है जिसमें शब्द न हो, यानी कि शब्द रहित, या कहें कि मौन या चुप। तो वैसे ही जो ये प्रकृति थी, वो चांदनी थी, वो सभी मौन थी, संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। जिस मौन कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जो वही चांदनी थी और वही हरा भरा मैदान था, किंतु जो संगीत थी, वहाँ पर जो संगीत था वो शांत हो चुका था, एकदम निःशब्द हो चुका था, मौन हो चुका था, और प्रकृति पर भी वो मौन चुप छाया हुआ था। वही मित्र समाज था, और वो जो मित्र पहले थे वो अब भी थे, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। यहाँ पर कवि कह रहा है कि सब मनोरंजन के समान भी वही थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि सुनाई दे रही थी, अब वहाँ करुण क्रंदन, दुख भरे करुण भरे क्रंदन सुनाई दे रहे थे, करुण भरी चीखें सुनाई दे रही थी और अश्रु का प्रवाह था, और सभी लोग अश्रु से पुनीत हो रहे थे, यानी कि सभी लोग रो रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि यह पाठ बहुत बड़ा है और यह वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम इसका अगला भाग बनाएंगे और बहुत जल्द ही वह अगला भाग भी अपलोड होगा। तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमें कमेंट करके भी अवश्य बताएं। दोस्तों, इसका अगला भाग हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि जब भी हम दूसरा भाग अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।